नमस्कार। खेती बड़ी साइंटिफिक हो चुकी है और अब हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए। ये नॉलेज होता था हमारे बुजुर्गों को, जो कि जिनको हम कहते हैं सूंड, जिनको कहते हैं वो सूंड होते थे, और उन सूंड को आज हम अंधविश्वास मानने लगे हैं। लेकिन जब साइंस की बात करते हैं तो उनके ऊपर जब रिसर्च आता है तो घूमकर हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां 100 साल पहले हमारे बुजुर्ग ले जाया करते थे। आज हमारे साथ डॉक्टर केसी सोनी सर हैं। आप लोहिया महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के लेक्चरर हैं और प्रोफेसर हैं। आपका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें आप इसकी शिक्षा भी देते हैं। साथ ही आपकी रुचि बड़ी रहती है कि यहाँ के पक्षी जो हमारे इस क्षेत्र में, राजस्थान के क्षेत्र में या शेखावाटी के क्षेत्र में जो पक्षी हैं, उन पक्षियों का क्या काम है, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं वो क्या काम आती हैं, इस विषय पर काम करते हैं। आज मेरी एक विशेष चर्चा हुई थी। मैं कह सर अगर आप आए हैं तो खेती से जोड़कर हम पक्षियों की बात करते हैं और जिस पर इनकी महारत है। तो आज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्रिनेत्र योग धाम में आप आए हैं। सर मैं आपसे जो बात आप करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी मैंने देखे, कुछ नीले हैं, कुछ काले हैं, कुछ जो ये कमेड़ी जिसको तो हम देखते ही हैं, कबूतर हैं जिनको हम पहचानते हैं वो तो है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे पक्षी हैं जो हमारे यहाँ पर हैं। पतली चोंच वाली छोटी, वो मिट्टी की दीवारों में रहती है। इन चिड़ियाओं का या इन पक्षियों का हमारी खेती के साथ क्या रिलेशन है? आप शुरू से, जैसे मानसून आने से पहले से लेकर आप बताने का प्रयास करें। पक्षी और मानव का जो रिश्ता है ये 5000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है जी। और इस पे एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने एक अभी पुस्तक भी लिखी है और उस पुस्तक का टाइटल है बर्ड्स एंड पीपल जी। और उस पुस्तक को लिखने में इनको 28 वर्ष लगे हैं। और रिसर्च लंबा था। पूरी दुनिया के 150 देशों में ये घूमे हैं। अच्छा। और ओरिजिनल जो फोटोग्राफ है वो इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे। क्या बात। ये पुस्तक मेरी लाइब्रेरी में है। बहुत बढ़िया। आप कभी उसका देखना, अवलोकन करना चाहे तो आप हमारी लाइब्रेरी में। सर की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है और बहुत यूनिक है इन चीज़ों के बारे में। हाँ, अब पक्षी जो होते हैं ये एक तरह के इंडिकेटर भी है जिसको आप बधावड़ा कह सकते हो, सूचना देने वाले कह सकते हो जी। जैसे अपने एक रैकेट टेल ड्रोंगो है अपने यहाँ लोकल में, तो एक ब्लैक ड्रोंगो मिलता है जी, जिसको काला कोतवाल भी बोलते हैं अपन। काला कोतवाल। और एक रैकेट टेल ड्रोंगो है जिसकी रैकेट का मतलब ये जो बैडमिंटन खेलने का बल्ला जो होता है उसकी पूंछ उस तरह की होती है, दोनों तरफ पीछे साइड में खुली हुई है ऐसे। खुली है और बैडमिंटन के बल्ले जैसी है, इसलिए उसका नाम है रैकेट टेल ड्रोंगो जी। काले रंग का होता है, वो भी काले रंग का होता है जी। तो अपने यहाँ है वो तो ब्लैक ड्रोंगो है और जो माइग्रेट करके आएगा वो रैकेट टेल ड्रोंगो है जी। अब रैकेट टेल ड्रोंगो यदि किसी खेत में किसी एरिया में आ गया है, इसका मतलब मानसून रवाना हो गया है। अच्छा, ये मानसून से पहले मई जून में आप इसको देख सकते हैं। जी। तो मानसून के ये बधावड़े के रूप में मान लो, एक तरह से सूचना देने वाले अब जो आगे आगे जो चलते हैं लीडर के रूप में, उसको मान लो। और रैकेट टेल ड्रोंगो आने के जस्ट 10 दिन बाद में रेनफॉल चालू हो जाएगा। अच्छा। इसी तरह इंसेक्ट में देखें तो एक ड्रैगन फ्लाई एक इंसेक्ट है जी। इसको लोकल लैंग्वेज में हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। हेलीकॉप्टर अपने आते हैं, बधावड़ा भी बोलते हैं इसको। हाँ, उसके लिए भी बुजुर्ग कहते हैं हेलीकॉप्टर आ गया तो बरसात आएगी, इसका मतलब जी। तो ये जो ड्रैगन फ्लाई है ये भी एक इंडिकेटर है जी। और ड्रैगन फ्लाई तो मानते हैं कि करोड़ों वर्ष पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी और इसके जो पंख हैं बहुत मजबूत हैं और जैसे हेलीकॉप्टर में वाइब्रेशन होता है पंखों में, ठीक उसी तरह इसमें वाइब्रेशन होता है। खड़े होके भी ये उड़ सकता है। हाँ बिल्कुल जी। तो ये तो जैसे इंडिकेटर की बात हुई। अब जिस खेत में अपने चूरू में जैसे हमने सर्वे कर रखा है तो करीब 190 जातियों की पक्षी अपने इस एरिया में पाई जाती है। क्या बात। और तालछापर का जो एरिया है वहाँ करीब 280 के आसपास प्रजातियां पाई जाती है। अपने यहाँ जो बर्ड्स है उसमें इंसेक्टिवोरस बर्ड्स बहुत ज्यादा है, मतलब जो खेतों में जो फसलों में कीड़े मकोड़े लगते हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले, उनको खाने वाली है जी। जिसमें जैसे ब्लैक ड्रोंगो, अपने यहाँ लोकल जो ब्लैक ड्रोंगो है ये इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है और एक दिन में 200 से 300 ये कीड़े मकोड़े जैसे खाता है। एक इंडियन रोलर है अपने यहाँ नीलकंठ जिसको मतलब शुभ भी मानते हैं। आप कहीं यात्रा करने जा रहे हो, आपको नीलकंठ के दर्शन हो गए तो इसको एक बहुत अच्छा एक अच्छे संकेत के रूप में कि जो ये पंख फैलाता है तो नीचे से एकदम नीला होता है। बिल्कुल वही नीलकंठ। बिल्कुल ये इंडियन रोलर है जी। और ये भी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है जी। इसके अलावा अपने यहाँ बेबलर है, जंगल बेबलर है, कॉमन बेबलर है जी। और इसको सात भाई भी बोलते हैं।
क्योंकि ये झुंड में रहते हैं 7-8 पक्षी जी, आपने सुना होगा खेतों में जैसे टोई 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 की आवाज करते हैं और ये एक साथ बोलते हैं जैसे गीत गा रहे हों। हाँ, तो राम जी की कहानी कहते हाँ, बताते तो ये हैं। तुई 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 हाँ। ये पक्षी भी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है। अच्छा, और अच्छा, ये नुकसान नहीं करता खेत हाँ, को? ये केवल फायदा करता है। कीड़ों को ही खाएंगे। कीड़ों को खाएंगे जी। और इसके अलावा अपने यहाँ ये जो मोडी जिसको बोलते हैं कमेडी, कमेडी हाँ, जी। तो अपने यहाँ रेड टर्टल डोव है, एक रिंग डोव अपने यहाँ है जी जिसके गले में जैसे कंठी होती है। जी। और अभी जैसे इस खेजड़ी के ऊपर इसका एक घोंसला भी है। हाँ और ये बहुत आवाज, मधुर आवाज निकालती है। जी। इसकी आवाज ऐसे निकलती है जैसे केशव जी, माधव जी, केशव जी, माधव जी। इसी को केशव जी माधव जी जो है वो शब्द कहा गया है। तो ये जो रिंग डोव है ये भी फसलों के लिए बहुत बढ़िया है। क्या बात है। इसके अलावा एक हरे रंग की जो ये पतरिंगा बर्ड्स आप देख रहे हो, ग्रीन बीट इसको बोलते हैं जी, छोटी छोटी होती है, हाँ। चोंच वाली। तो ये भी छोटे मच्छरों को, इनको हवा में जो इंसेक्ट उड़ते हैं जी उनको खाती है। जी और ये जो ग्रीन बीटर है ये भी एक रेनफॉल का इंडिकेटर है, जी। जमाने का। जी मान लो आपके खेत में मान लीजिए 20 जोड़े हैं इस पक्षी के, जी और सारे पक्षी यदि प्रजनन कर रहे हैं, जी। इसका मतलब रेनफॉल अच्छा होगा। जी जी। और मान लो 20 जोड़े में केवल 4-5 जोड़ी यदि ब्रीडिंग कर रहे हैं, बाकी इनकी हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब इस साल जमाना अच्छा नहीं होगा। अच्छा, तो इसको हेल्पिंग बिहेवियर बोलते हैं। अच्छा, इसकी पहचान आप ऐसे करें कि जैसे आपका कोई टीला है मिट्टी का, हाँ। उसमें छेद बने हो, छेद है वो उनके घोंसले, इसका मतलब वो घोंसले हैं घोंसले उसके। हैं। और उसको आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बहुत सारी बातें जो है वहां से समझ में आ जाएगी। जी तो इसको साइंस में हम एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर भी बोलते हैं। जी। तो जिस तरह अपने घरों में जैसे छोटा बच्चा होता है उनको दादी भी खिलाती है, नानी खिलाती है, चाचा खिलाते हैं, मोहल्ले की जो बूढ़ी औरतें वो भी इनको खिला लेती हैं, तो बच्चा एकदम डेवलप हो जाता है। जी। उसी तरह का हेल्पिंग बिहेवियर इस बर्ड्स में देखने को मिलता है। इसके अलावा अपने यहाँ मैना मिलती है। हाँ। अपने यहाँ एक कॉमन मैना है, एक बैंक मैना है, एक पाइड मैना है, एक ब्राह्मणी मैना है, जी। और एक प्रवासी भी आती है जिसको हिल मैना बोलते हैं। अच्छा। और ब्राह्मणी मैना जो है ये तो मेनली मंदिरों के जो गुबंद होते हैं उस पे रहती है। अच्छा, केवल वहीं इसलिए इसको ब्राह्मणी मैना नाम दिया है। जी। क्योंकि अपने आसपास में जो टेम्पल है उनका भी पक्षियों के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान है। जी जी। ये इथनोजोलॉजी का जैसे पार्ट है। और क्योंकि मंदिर होते हैं उनमें दाना चुगागर होता है। जी। इसके अलावा जो भी कोई प्रसादी है वो उनको खीर है, चूरमा है, वो उनको मिलते रहते हैं। तो ये जो पक्षी होते हैं ये मंदिरों के अंदर ही जैसे देखा जाता है। एक इंडियन ट्री पाई पक्षी है, वो भी मंदिरों में रहता है। तो एक हमारी एक सोविनार है, उसमें हमने एक आर्टिकल भी लिखा है, रोल ऑफ टेम्पल्स इन प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स। और इसके अलावा नीलकंठ की जैसे चर्चा हो गई। इसके अलावा साइक यहाँ अपने यहाँ 3 तरह के हैं। साइक जिसको लोकल लैंग्वेज में कोडिया भी बोलते हैं। कोडिया, हाँ जी। और इसका जो रंग है वो सोनचिड़ी जैसा होता है, लेकिन ये सोनचिड़ी की प्रजाति नहीं है। क्यों सोनचिड़ी है वो तो अपने हिमालय से, कश्मीर से माइग्रेट करके आती है सितंबर के महीने में, और अभी फरवरी मार्च में वो जैसे वापस चली गई है। लेकिन उसका कलर सोनचिड़ी जैसा होता है, इसलिए गांव में इसको सोनचिड़ा बोलते हैं। सोनचिड़ा, लेकिन ये वास्तव में सोनचिड़ा नहीं है जी। ये श्राइक पक्षी है जी। तो इसका क्या रोल होता है? ये भी इंसेक्टिवोरस बर्ड्स है। और इसमें जो ग्रे रंग का जो पक्षी है, स्लेटी रंग का जो वो 300 से 400 कीड़े एक दिन में जैसे खा जाता है। और आपके खेत में यदि मान लीजिए 10 पक्षी भी यदि स्ट्राइक के हैं तो आपको फसलों में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं है। क्या बात है। तो फिर हम पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित करें, इसका मतलब? बिल्कुल, पक्षियों को अट्रैक्ट करने का जो टेक्नोलॉजी, मान लो ये देसी नॉलेज है, तो किस तरह आपके खेत में पक्षी है वो अट्रैक्ट हों जी। और पक्षियों के लिए 2 बात ध्यान में रखनी योग्य है। एक तो बेडरूम और एक किचन। तो पक्षियों को रहने के लिए रहठान मिल जाए, वो उसका बेडरूम हो गया। और किचन का मतलब खाने पीने के लिए मिल जाए जी। तो आपके खेत में जैसे फसलें हैं, कीड़े मकोड़े इसमें डेवलप हो रहे हैं, तो वो इनकी किचन होगी। तो उसमें भी हम अगर पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो वो कीड़े नहीं होंगे, तो वो पक्षी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इससे पूरी फूड चेन जैसे खराब होती है जी। एक गंगानगर का एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं जी। हमारे मित्र का एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है जी। और पहले वो नॉर्मल रुई उसमें उगाते थे, कपास। लेकिन अब 4-5 सालों में बीटी कॉटन जैसे आ गई जी। तो बीटी कॉटन है वो बायोटेक्नोलॉजी से बनाए उनके सीड्स हैं।
तो बीटी कॉटन में क्या कि इंसेक्ट नहीं आते हैं, कीड़े मकोड़े नहीं लगते उस फसलों पे। अब मैंने उनके खेत में देखा कि जब रुई के पेड़ में कीड़े मकोड़े नहीं है तो उस खेत में चिड़ियाँ गायब हो गई। सही, क्योंकि खाने की सामग्री नहीं है तो पक्षी भी नहीं है। सही बात। अब ठीक है, उसमें रुई का प्रोडक्शन जरूर बढ़ गया, फाइनेंशियल बेनिफिट उनको तो जरूर हुआ, गड़बड़ हो गई। लेकिन एक जो फूड चेन जो होनी चाहिए थी वो फूड चेन सारी खत्म हो गई। सर मैंने भी देखा है, मैंने जो अभी यहाँ पर बाड़ी लगाई है उसमें अब मधुमक्खी भी दिखती है, तितलियां भी हैं, सफेद भी हैं, गुलाबी ये पिंक कलर की भी हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग कलर की तितलियां हैं। हाँ। मतलब ऐसा लगता है जैसे अब चिड़ियाएं भी बहुत सारी आती हैं। बिल्कुल। तो ये चैन जो है ये हम ही डेवलप कर सकते हैं जी। और इसमें मान लीजिए आपके पास फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत ज्यादा हो तो आप मधुमक्खी पालन भी यहाँ कर सकते हो जी जी। क्योंकि इसके आर्टिफिशियल नेस्ट आते हैं 1,000 रुपए के जी। और आपने मान लीजिए 100 नेस्ट भी इसमें आपने लगा दिए, आपको करना कुछ नहीं है जी, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। मधुमक्खी तो फूलों के मकरंद है उसको चूसेगी जी, और वो शहद बनाती है जी। और कभी आपका अलवर जाना हो, भरतपुर जाना हो जी तो वहाँ पर तो खेतों में आपको नीम का शहद मिल जाएगा, गुलाब का शहद मिल जाएगा, सेजना का शहद मिल जाएगा, सरसों का शहद मिल जाएगा जी। और हर शहद की अलग अलग कॉस्ट है। क्या बात है। नीम का जो शहद है वो तो 1500 किलो तक बिकता है। उसका तो मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा और नॉर्मल शहद है तो वो भी अपने यहाँ 250-300 रुपये किलो बिकता है। क्या बात है। और आपने 100 छाते भी यदि लगा दिए तो एक छाते में 2 किलो शहद बन जाता है अपने आप ही, आपको कुछ करना ही नहीं है। तो 200 किलो शहद आप हर 2 महीने से 3 महीने से आप इसमें ले सकते हो। ये भी आपके लिए एक इकोनॉमिक ग्रोथ के रूप में भी ये काम में आएगा। सर से आज ये मानिए कि मतलब ये तो पूरा समुद्र है, ज्ञान का भंडार है इनके पास इस क्षेत्र का। तो आज तो ऐसे ही एक छोटी सी चर्चा हुई, आगे हम पूरा प्लान करेंगे सर कि इन सब विषयों के ऊपर हम खुल के एलोबरेट करें किसी भी चीज़ को, और जो किसान है हमारे वो जैविक खेती की ओर जाए। मतलब हमारा उद्देश्य मूल रूप से साइंस के साथ जैविक खेती को जोड़ना है। और लोग उसको समझे और उसके बाद में अपने खेत को जो है डेवलप करें तो बड़ा मजा आएगा। जब इस प्रकार की इतनी प्रकार की चिड़ियाएं होंगी, जब मैं किसी चिड़िया को पहचानूंगा ही नहीं तो उसको डेवलप भी क्यों करूंगा। बिल्कुल। तो अगर पहचान जाऊंगा तो फिर उसके बाद में मैं इंसेक्टिसाइड्स को भी जो है नहीं मारूंगा, मैं ये सोचूंगा कि भाई एक जैविक खेती का एक सर्किल बन रहा है और मेरे खेत में चिड़ियाएं आ रही हैं। तो ये सब काम करना बहुत जरूरी है। इस नॉलेज का हम फायदा जो है सर से हमेशा लेंगे और इसी प्रकार जो है आपसे मुलाकात करवाते रहेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी चर्चा की है। कोई संदेश आप देना चाहें तो अपनी तरफ से जरूर। संदेश यही है कि वर्तमान में जो बच्चे जो डेवलप हो रहे हैं, ये सोसाइटी जिसको मॉडर्न एज का इंटरनेट एज में बोलता हूँ इसको जी। क्योंकि ह्यूमन इवोल्यूशन जब अपन पढ़ते हैं तो पाषाण युग से नई जनरेशन, और आदमी को बनने भी कम से कम 3 करोड़ वर्ष लगे जी। बंदर से आदमी कैसे बना होगा जी। लेकिन वर्तमान में जो एज है ये इंटरनेट एज है, साइकोजोइक एज है। और मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं इनका प्रकृति से लगाव नहीं है और पूरे दिन भर वो इंटरनेट ऑपरेट करते रहते हैं, फेसबुक ऑपरेट करते रहते हैं। हाँ ठीक है, इंटरनेट पे दो नॉलेज का भंडार है, लेकिन बच्चे जो है इस नॉलेज को अलग डायरेक्शंस में इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो मेरा यही संदेश है कि वर्तमान में जो विद्यार्थी हैं, जो घरों में जो बच्चे हैं, उनका प्रकृति के साथ लगाव होना चाहिए। और किसी घर में खेत नहीं है तो एक खेत जरूर परचेज करें, ज़्यादा नहीं तो 1 बीघा 2 बीघा खेत परचेज करें, वहाँ पर फार्मिंग करें, एग्रो फार्मिंग करें और सुबह शाम वहाँ घूमने जाए तो एक तरह से देशाटन भी हो जाता है, खेत की रखवाली भी हो जाती है, हेल्थ भी मेंटेन रहता है। और प्रकृति में जो आप चीज़ें ऑब्जर्व करते हो उस ऑब्जर्वेशंस का कोई मुकाबला नहीं है। बहुत सही बात है। क्योंकि डार्विन का जैसे एग्जांपल मैं कई बार कोट करता हूँ, डार्विन जो थे वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक नेचुरलिस्ट थे, प्राकृतिक वैज्ञानिक थे और उनको घूमने का बहुत शौक था। तो उन्होंने गैलापागोस जो आइसलैंड है उसकी अपने जहाज पे यात्रा करी, समुद्री यात्रा। उसके जहाज का नाम था HMS बीगल। और डार्विन ने भ्रमण के दौरान उन्होंने जो भी चिड़ियाँ देखी, जो भी अनुभव देखे, वो अनुभव उन्होंने अपने डायरी में क्या नोट कर लिए और यही उनकी डायरी फिर एक बहुत ज़बरदस्त पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुई, जिसमें एक फेमस बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, आप जानते होंगे, जाति की उत्पत्ति कैसे हुई। जी जी जी। तो मेरा ये संदेश है कि बच्चे हैं वो प्रकृति के साथ जुड़े रहें।
बहुत सही बात है सर। ये जो हमने त्रिनेत्र योग धाम बनाया है, ये इसी उद्देश्य से बनाया है कि जो भी व्यक्ति, जिनको भी प्रकृति से प्रेम है, वो ज़रूर यहाँ पर आइए। और हम लोग प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें ही करेंगे। यहाँ छोटा सा पेड़ भी मैंने कभी काटने का प्रयास नहीं किया, उसको भी हम संरक्षित करेंगे और एक बड़ा जो है जंगल टाइप जो है इस हिस्से को बनाएंगे। ऐसा प्रयास सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए, और इसी प्रकार हम और भी कार्यक्रम आपके लिए बनाते रहेंगे। आप दीजिए इजाज़त। मेरे साथी दिव्यांशु के साथ मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।